सरस्वती, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ ये वेदों की सबसे पवित्र नदी है, ज्ञान की देवी, और दूसरी तरफ ये एक खोई हुई नदी है जो आज के नक्शों पर कहीं नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हजारों साल पहले बहने वाली एक हकीकत। जरा सोचिए, आज की गंगा से भी कई गुना चौड़ी एक नदी जो बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो गई। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। और शुरू कहाँ से करें? जाहिर है वहीं से जहां से इस नदी का जिक्र पहली बार मिलता है, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों से। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ। आज हम गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, है ना? लेकिन वेदों में तो सरस्वती का दर्जा उससे भी कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा था। कोई एक दो बार नहीं, ऋग्वेद के करीब 50 सूक्तों में इसका जिक्र आता है। और वेदों में इसका जिक्र किसी छोटी मोटी शांत धारा की तरह नहीं है, नहीं, बल्कि एक विशाल, गरजती हुई, एक लाइफ गिविंग फोर्स की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र तक जाती थी। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये उस दौर की सभ्यता, ज्ञान, कला, संस्कृति सबका केंद्र थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे हम वेदों के बाद के ग्रंथों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे महाभारत, तो इस नदी का जिक्र एकदम से बदल जाता है। जो नदी ऋग्वेद में नदियों में सर्वश्रेष्ठ थी, वही महाभारत तक आते आते एक ऐसी नदी बन जाती है जो रेगिस्तान में जाकर खो गई। जी हां, मरुस्थल में लुप्त हो गई। तो ये जो जिक्र बदल रहा है, ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, या फिर ये किसी बहुत बड़ी असली भूगर्भीय घटना का एक तरह से पोएटिक रिकॉर्ड हो सकता है? आज ज्यादातर विद्वान और वैज्ञानिक वो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज जो घग्गर हकरा नदी एक सूखी सी मौसमी धारा की तरह बहती है, वो ही कभी वो विशाल सरस्वती हुआ करती थी। और इसका सबूत भी ऋग्वेद में ही है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके पूर्व में यमुना थी और पश्चिम में सतलुज। और ये लोकेशन आज के घग्गर हकरा की लोकेशन से बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है। तो ठीक है, पुराने ग्रंथों ने हमें एक कहानी सुनाई, एक विशाल नदी के धीरे धीरे गायब होने की। अब आते हैं मॉडर्न साइंस पर, जो हजारों साल पहले खो चुकी इसी नदी को आज अपनी टेक्नोलॉजी से खोज रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पैलियो चैनल। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, पुराना दबा हुआ नदी का रास्ता। देखिए, जब नदियां सूखती हैं ना, तो उनका जो तल होता है वो रेत और मिट्टी की परतों के नीचे दब जाता है, लेकिन वो रास्ता जमीन के नीचे मौजूद रहता है। तो अब सवाल ये है कि इस दबे हुए रास्ते को खोजते कैसे हैं? इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आसमान से, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जमीन के नीचे दबे इन चैनलों के हल्के हल्के सांप जैसे निशान ऊपर से ही दिख जाते हैं। और फिर जब एक अंदाजा लग जाता है, तो आता है दूसरा स्टेप, जमीन पर। यहां जियोफिजिकम सर्वे से इसकी बिल्कुल सटीक मैपिंग की जाती है। इस सर्वे में एक कमाल की तकनीक यूज होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी या ERT। इसे आप जमीन का एक तरह का अल्ट्रासाउंड समझ लीजिए। होता क्या है कि वैज्ञानिक जमीन में हल्का करंट छोड़ते हैं और फिर ये मापते हैं कि नीचे सूखी रेत है या गीली मिट्टी है, पत्थर है या पानी। और इसी से नदी का पूरा रास्ता एक नक्शे की तरह उभर कर सामने आ जाता है। और जब कुरुक्षेत्र में ये सर्वे किया गया ना, तो जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। इन नतीजों ने सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी को ही बदल कर रख दिया। उन्हें जमीन से लगभग 15 से 50 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा पैलियो चैनल मिला। और इसकी चौड़ाई जानते हैं कितनी थी? पूरे 12 किलोमीटर। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये तुलना वाकई में दिमाग घुमा देने वाली है। 12 किलोमीटर। आज वाराणसी में गंगा नदी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब ये जो प्राचीन नदी थी, ये आज की गंगा से भी 8 से 10 गुना ज्यादा चौड़ी थी। ये नदी नहीं थी, ये तो जैसे जमीन पर बहता हुआ एक समुद्र था। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब पुरातात्विक सबूतों को देखा गया। अब तक जितनी भी हड़प्पा बस्तियां खोजी गई हैं, 2600 से ज्यादा, उनमें से करीब 80% बस्तियां सिंधु या उसकी सहायक नदियों पर नहीं थीं, बल्कि वो इसी सरस्वती यानी आज के घग्गर हकरा के सूखे हुए रास्ते के किनारे मिली हैं। राखीगढ़ी और कालीबंगन जैसे बड़े बड़े शहर इसी नदी के किनारे फल फूल रहे थे। मतलब समझिए इसका, हम जिस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता
या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते आए हैं, उसका असली दिल, उसका केंद्र तो सरस्वती नदी थी। इसीलिए अब कई एक्सपर्ट्स इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज़्यादा सही मानते हैं। तो ठीक है, ये साबित हो गया कि नदी थी, बहुत विशाल थी और एक सभ्यता की जीवन रेखा थी। तो अगला सवाल बहुत साफ है, आखिर ये गायब कैसे हो गई? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि दो बड़े कारण थे। पहला था टेक्टोनिक शिफ्ट्स, मतलब जमीन के अंदर की भूगर्भीय हलचल। सरस्वती के पानी के दो मेन सोर्स थे, सतलुज और यमुना। जमीन के नीचे हुए बदलावों की वजह से सतलुज पश्चिम की ओर मुड़कर सिंधु नदी में मिल गई और यमुना पूर्व की ओर खिसककर गंगा सिस्टम का हिस्सा बन गई। और फिर दूसरा और आखिरी वार किया जलवायु परिवर्तन ने। करीब 4200 साल पहले मॉनसून बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया और बारिश लगभग बंद हो गई। तो एक तरह से सरस्वती की जीवन रेखा ही काट दी गई। सोचिए, उसके दो सबसे बड़े पानी के सोर्स भी चले गए और ऊपर से बारिश ने भी साथ छोड़ दिया। बस इसी दोहरी मार ने इस विशाल नदी को धीरे धीरे एक मौसमी नाले में बदल दिया। ये एक तरह से एक धीमी, दर्दनाक पर्यावरणीय मौत थी, जिसने हजारों लाखों लोगों को अपने बसे बसाए शहर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। तो जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, अब सारे धागे वहीं आके जोड़ रहे हैं। विज्ञान ने ग्रंथों में लिखी एक खोई हुई नदी को सच में खोज निकाला है। लेकिन ये खोज सिर्फ हमारे अतीत के बारे में नहीं है। नहीं, इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध हमारे भविष्य से भी है। वो प्राचीन नदी तो चली गई, लेकिन जाते जाते वो हमारे लिए एक तोहफा छोड़ गई। आज वैज्ञानिक सर्वे ये बताते हैं कि ये जो दबे हुए पैलियो चैनल है ना, ये आज भी अच्छी क्वालिटी के मीठे पानी के यानी फ्रेश ग्राउंड वाटर के बहुत बड़े भंडार हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब उत्तर पश्चिम भारत पानी की भयानक कमी से जूझ रहा है, तो क्या अतीत की इस खोई हुई नदी की समझ हमारे भविष्य में लाखों लोगों की प्यास बुझाने की चाबी बन सकती है? क्या सरस्वती एक बार फिर हमें जीवन दे सकती है?